नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज बाय कैलाश सर में आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। साथियों, कल भी अपन ने कृषि विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर अपन ने प्रकाश डाला और मैं विश्वास करता हूं कि आपने जरूर उनका अध्ययन किया होगा। घर पर जरूर उन्होंने आपने अध्ययन किया होगा। और यदि आप कौन कौन घूमे हैं या किस किस ने अध्ययन नहीं किया उस बात का तो मुझे भी पता है, परंतु फिर भी मैं संभावनाएं रखता हूं कि आपने जरूर अध्ययन किया होगा। आज अपन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा पौधे की क्रांतिक अवस्था, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्लांट, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्लांट। तो इसकी क्या लिखोगे मित्रों? नजरें बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल धीरे। पौधे की क्रांतिक अवस्था, पौधे की बढ़वार की ऐसी अवस्था, पौधे के बढ़वार की ऐसी अवस्था जिस समय पौधा पानी के प्रति अति संवेदनशील होता है। यदि उस समय उसको यदि नमी ना मिले, पानी ना मिले तो उपज में अति कमी होती है। इसको बोलते हैं उसकी क्रांतिक अवस्था। देखिए मित्रों, जरूर ध्यान रखना, 2 नंबर का प्रश्न आएगा या तो सीधा आएगा पौधे की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। देखिए साहब, पौधे की क्रांतिक अवस्था, पौधे की बढ़वार हो रही है। पौधा ये अपना पौधा बढ़ रहा है, ये अपना पौधा बढ़ रहा है। पौधे की बढ़वार के समय ऐसी ऐसी स्थितियां होती है जिस समय यदि इसको पानी नहीं मिले तो उस समय उपज घट जाती है। देखिए इस पौधे के में देखिए, ये भुट्टे को देखिए आप, भुट्टे का आकार छोटा रह गया क्योंकि जिस समय बढ़वार हो रही थी उस समय बारिश हुई नहीं, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, पानी नहीं मिली, तो बाद में चाहे कितनी बारिश हो गई परंतु इसके उपज में कमी होती। तो आपको लिखोगे कि पौधे की बढ़वार की वह अवस्था जिस समय पौधे पानी की कमी के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और पौधे में यदि पानी ना मिले तो उपज में अति कमी होती है। इसको बोलते हैं पौधे की क्रांतिक अवस्था। फिर वापस परीक्षा में प्रश्न आएगा, कल आगे जब पढ़ेंगे, गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए, मक्के की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए, कपास की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए, गन्ने की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। यदि आपके पास कहते हैं, हम भी कहते हैं गेहूं में 6 पानी रखता है, यदि आपके पास यदि 4 पानी उपलब्ध है तो किस समय दोगे, किस समय दोगे 6 के बजाय 4? तो पौधे की जो बढ़वार की वह अवस्थाएं हैं, सबसे पहले एक ही प्रश्न आता है गेहूं की सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था, तो लिखना CRI रूट, क्राउन रूट बनते समय, चंदेरी जड़ बनते समय आ सकता है कि गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था CRI या चंदेरी जड़ निकलते समय, उसके बाद बढ़वार के समय, उसके बाद बाली निकलते समय मिल्किंग की स्टेज या डब स्टेज, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है चंदेरी जड़ जब बनते समय। लिख लोगे साहब। उसके बाद आता है स्थायी मलानी बिंदु। क्या लिखोगे? स्थायी मलानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसका क्रिटिकल स्टेज, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या लिखोगे साहब? मिट्टी में उपलब्ध जल की सबसे नीचे की मात्रा, मृदा में उपलब्ध। लिखता जाइए, यदि आपके पास पेन हो तो कॉपी पेन लेके बैठो आप और मैं बोलूं जो लिखो। मृदा में उपलब्ध जल की सबसे नीचे की मात्रा को पौधे की स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। अब देखिए साहब, अब क्या होता है, भूमि में पानी की कमी हो रही है, सिंचाई कर दी आपने, भूमि में आपने सिंचाई कर दी, लगातार बारिश नहीं हुई है, जल उपलब्ध नहीं हुआ, सबसे नीचे के स्तर पे पहुंच गया साहब, पानी नीचे के स्तर में। जबकि पत्तियों का गुण क्या है कि लगातार वाष्पोत्सर्जन करता रहता है, जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, पत्तियों पर जो रंध्र पाए जाते हैं, इस रंध्र से सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रारंभ हो गई। पौधे की पत्तियां तो वाष्पोत्सर्जन कर रही हैं और भूमि में पानी नहीं है साहब, तो फिर क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा। और इसकी भी पौधे की 2 स्थायी होती है, एक तो अस्थायी मलानी बिंदु, अस्थायी अर्थात इसको क्या हो गया, पौधा दिन में तो आप जा रहे हैं तब मुरझा रहे हैं, सुबह सुबह जाते हैं, सुबह सुबह घंटे 2 घंटे तो वापस पौधा रात की नमी से सही हो जाता है। यह पौधे की वह अवस्था है जिस समय उसको पौधे को वापस पानी देते हैं तो पौधा वापस हरा हो जाता है। इसको तो बोलते हैं पौधे की अस्थायी मलानी बिंदु, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। और यदि आप उसको फिर भी इतने पानी की कमी हो गई कि पौधा सूख गया, मुरझा गया, फिर उसके बाद आप पानी देते हैं तो उसके बाद पौधा वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। इसको बोलते हैं पौधे की स्थायी मलानी बिंदु। याद हो गया मित्रों?
याद होना चाहिए, मैं वापस पूछूंगा निश्चित। बिल्कुल गंभीरता से याद करना मित्रों, गंभीरता से याद करना। यदि आप गंभीरता से याद नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आता साहब। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर आप भी गंभीरता नहीं रखो तो फिर मजा नहीं आता। इसके बाद है फसल चक्र। फसल चक्र आ सकता है परीक्षा में, शस्यावर्तन लिखा आ सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग फसल चक्र, क्रॉपिंग सिस्टम लिखा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक फसलों को, क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर कर बोए, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे और उपज में बढ़े। दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर कर बोए, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे और उपज बढ़े। इसको बोलते हैं फसल चक्र, शस्यावर्तन व क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए साहब, इसके सिद्धांत भी आता है, महत्वपूर्ण कभी आ जाए तो गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल को बोना चाहिए। क्यों? कि यदि आप ये देखिए, दोनों पौधे मेरे पास, एक कॉटन का है एक मेज का है, एक कॉटन का है एक मेज का है। यदि दोनों की फसल में एक तो जकड़ा जड़ है, एक मुसला मूल है, टेप रूट, यह मुसला मूल है, यह जकड़ा जड़ है। यदि दोनों की, एक मैं कह रहा हूं कि एक बार गहरी जड़ वाली लंबी मुसला मूल के बाद उथली जड़ वाली, तो जिसके कारण आप देखिए कि दोनों का जो पोषक तत्वों का जो अवशोषण करने का स्तर है वो अलग अलग है। यदि लगातार आप नीचे वाली जड़ वाली बोओगे तो जो पोषक तत्वों का अवशोषण वो एक स्तर से हो जाएगा और ऊपर वाले पोषक तत्व यथावत बने रहेंगे। जबकि यदि अलग अलग बोएंगे तो एक बार यदि नीचे वाले स्तर से ले लिया तो ऊपर वाले की यथावत रखे हैं, तो दूसरी फसल उतली वाली बोएंगे तो ऊपर वाली यथावत हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, एक बीज पत्री के बाद द्विबीज पत्री बोनी चाहिए। यह भी इसका सिद्धांत है, मैं बोल रहा हूं फसल चक्र के सिद्धांत। क्या बोल रहा हूं साथियों? फसल चक्र के सिद्धांत। क्या लिखोगे? सब पहले गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली बोनी चाहिए। उसके बाद एक बीज पत्री के बाद द्विबीज पत्री बोनी चाहिए। एक बार अधिक पानी चाहने वाले के बाद कम पानी चाहने वाली फसल बोनी चाहिए। एक बार नीचे बढ़ने वाले के बाद ऊपर बढ़ने वाली फसल बोनी चाहिए। एक बार एक ही फसल, एक ही कुल की फसलें नहीं बोनी चाहिए। क्यों? कि जैसे आपने गेहूं बो दिया, उसके बाद आप धान लगाओगे, तो गेहूं भी ग्रेमनी पोएसी कुल का है। गेहूं का बोटनी का नाम है ट्रिटिकम एस्टियम। बोलो, गेहूं का बोटनी का नाम ट्रिटिकम एस्टियम है। अरे बोलो रे, सामने अमन है, बोल ट्रिटिकम एस्टियम, बोल गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टियम। और जबकि धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा स्टाइवा। बोलो बेटे बेटे, बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए। ओराइजा सेटाइवा, बोलो ओराइजा स्टाइवा। दोनों एक ही कुल की हैं। जब एक यदि फसल में यदि कोई रोग लगता है साथियों, तो वो का वो रोग दूसरी फसल में हो जाता है। ये जरूर इसके फसल के आ जाते हैं साथियों। दूसरी बात, एक बार दलहनी फसल के बाद दूसरी बार अदलहनी फसलें बोनी चाहिए। हम भी ने पहले भी पढ़ा था कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। गांठों में राइजोबियम जाम का सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसलिए अदलहनी के बाद दलहनी फसलें बोनी चाहिए। अदलहनी में हो गया गेहूं, हो गया जो हो गया, दलहनी में आपके मूंगफली हो गई, दलहनी में आपके चना हो गया। देखिए साहब, सापेक्ष खरपतवार, रिलेटेंट वीड्स, दोनों में से पिछली बोर्ड की परीक्षा में आया मित्रों। अरे 11वीं वाले छात्र तुम्हारे भी हैं ये पूरी किताब में। तुम ये मत समझना है कि ये केवल 12वीं के लिए है, तुम्हारे भी है। तुम्हारी भी 11वीं में साइलेज है, फसल चक्र है, सापेक्ष खरपतवार है, पोषक तत्व प्रबंधन है, प्राथमिक पोषक तत्व किसे बोलते हैं, सेकेंडरी पोषक तत्व किसे बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे बोलते हैं। ये टॉपिक कल आएगा, वापस तुमको भी आके पूछूंगा मैं। पूरी तरह याद कीजिए, नजरें बिल्कुल मेरी नजरों में, बिल्कुल सावधान की, अटेंशन मुद्रा, शीतलता बिल्कुल नहीं। आ जाइए, निरपेक्ष खरपतवार बोलते हैं, रिलेटिव वैलेंटाइन। निरपेक्ष खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जिनमें खरपतवार न होकर के ये एक फसल के बीज होते हैं जो दूसरी फसलों में बिना उगाते हैं तथा ये उपज को तो बढ़ाते हैं परंतु गुणवत्ता को घटाते हैं।
क्या लिखोगे? दूसरी फसलों के बीज मुख्य फसल के साथ उगाए स्वतः। क्या लिखोगे? अन्य फसलों के बीज स्वतः ही मुख्य फसल के साथ उगाए तथा उपज तो बढ़ते हैं परंतु उसकी गुणवत्ता घटती है। साहब देख लीजिए साहब, गेहूं बोया हुआ है और गेहूं के साथ जौ के बीज भी आगे साहब, तो जो खरपतवार नहीं है तो फसल है, परंतु यहां कैसा है? निरपेक्ष खरपतवार है, वो उपज तो बढ़ा रहा है साहब, परंतु जो गेहूं की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। क्या कर रहा है साहब? उसके कमी कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं निरपेक्ष खरपतवार। उदाहरण आ जाए तो गेहूं में जौ लिख दो, गेहूं में चना लिख दो, अन्य फसल कोई भी आ जाए तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष खरपतवार। उदाहरण आ जाए तो लगाना, माफ करना, सापेक्ष खरपतवार, उंगली आ गई, सापेक्ष। एक फसल के बीज दूसरी फसलों के साथ स्वतः उगाए, गेहूं के साथ जौ। निरपेक्ष खरपतवार एब्सोल्यूट वीड्स, पहले भी परीक्षा में आया है। निरपेक्ष खरपतवार किसे बोलते हैं? तो वो सभी खरपतवार जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की उपज को घटाते हैं। वो एक बीजपत्री, माफ करना, वो एक वर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय हो सकते हैं, बहुवर्षीय हो सकते हैं, कुल मिलाकर के वो उपज को घटाए, जिसमें कृष्ण नील भी आ गया, ओरोबंकी हो गया, स्ट्राइका हो गया, और भी कई प्रकार के, बकनी हो गई, जंगली चौलाई हो गई। ये सारे के सारे निरपेक्ष खरपतवार हैं जो फसल की उपज को घटाते हैं। सापेक्ष में, इनमें इंग्लिश में ध्यान रखना, चूक जाओगे। सापेक्ष को बोलते हैं रिलेटिव, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ध्यान रखना। रिलेटिव में आ जाए तो गेहूं के साथ जो, उदाहरण आपको याद होगा तो परिभाषा आप बढ़ा लोगे, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दी है कि एक फसल का भी दूसरी फसल में आ जाए। परजीवी खरपतवार, बहुत ही मित्रों, परजीवी खरपतवार की परिभाषाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है साहब। निश्चित इसका उदाहरण परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना। मैं अभी यहां लिखूंगा, आप क्या लिखोगे कि कुछ खरपतवार कुछ विशेष फसलों के ऊपर ही रहते हैं तथा अपना जीवन यापन करते हैं। क्या लिखोगे? कुछ विशेष खरपतवार विशेष फसलों के ऊपर ही जीवन यापन करते हैं तथा उस पर रहते हैं। उदाहरण में आपको यहां मेरा दिख रहा है, आपको उदाहरण है मित्रों, गलती मत करना। उदाहरण 3 आएगा, रिचका, जो जेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अब परीक्षाएं आने वाली हैं, उनमें भी यह आंसर मिलेगा। रिचका, तंबाकू, और बाजरा। रिचके में अमरबेल पाई जाती है पैरासाइट वीड्स के रूप में। अमरबेल सबसे इंपॉर्टेंट। ओरोबैंकी निम्न में से किस फसल का परजीवी है? तो आप लगना तंबाकू, ओरोबैंकी। और बाजरे का परजीवी वीड्स है, परजीवी खरपतवार है स्ट्राइगा। एक बार मेरी नजर वापस आइए, नजर आनी चाहिए मित्रों। बोलिए सब, सभी मेरे साथ एक साथ बोलिए। बाजरे का परजीवी खरपतवार, बोलो मित्रों, बोलो अमरबेल। बोलो बाजरे का, बोलो आप, बोलो अमरबेल। तंबाकू का ओरोबैंकी, तंबाकू का ओरोबैंकी, तंबाकू का ओरोबैंकी। बाजरे का स्ट्राइगा, बाजरे का स्ट्राइगा। निश्चित रूप से इसकी परिभाषा तो नहीं आएगी बोर्ड में, यह उदाहरण आएगा। निम्न में से ओरोबैंकी किस फसल का परजीवी खरपतवार है? तो आपको तंबाकू लगाना। यदि घुमा करके प्रश्न दे दे तंबाकू का परजीवी खरपतवार कौन सा है, तो आपको ओरोबैंकी लगाना। तीनों उदाहरण लिख लो कॉपी में जल्दी से। तभी कह रहा हूं कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए मित्रों। अपना उद्देश्य कोर्स नहीं है, अपना उद्देश्य है +90। आ जाइए, यहां तक आपकी बात होगी। इसके बाद आ जाएगी शुष्क खेती। क्या आ जाएगी साहब? शुष्क खेती, ड्राई एग्रीकल्चर। जिस समय भूमि में पानी की कमी है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, तो बिना सिंचाई के साधनों के खेती करना शुष्क कृषि कहते हैं। बिना पानी के, बिना नमी के, बिना सिंचाई के साधनों के
लिए जो अपन फसल उगाते हैं इसको बोलते हैं शुष्क कृषि, ड्राई एग्रीकल्चर। आप देखते हो साहब, चने की आपने फसल, आप भी गांव के हैं, आप अभी क्या करते हैं, जिस खेत में चना मोड़ा होता है तो क्या करते हैं, अभी पड़त छोड़ देते हैं बरसात में। जब बरसात की अंतिम बारिश होती है उससे पूर्व मिट्टी पलटने वाले हल से उसको मिट्टी को दबा देते हैं, फिर पाटा चला करके मिट्टी को पटलर चला करके उसको मिट्टी को ढक देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि वो जो बारिश की जो नमी हुई है, बारिश की जो नमी हुई है वो उसमें संचित हो जाती है और बिना सिंचाई के उसी नमी से फसल उगाना कहलाता है। अब पटलर का महत्व क्या है, क्योंकि साथ आपने पढ़ा है साइंस में, आपने साइंस में विज्ञान में पढ़ा है कैपिलरी, जो भी ये पौधे में पानी है, पौधे की जड़ में जो पानी ये कैपिलरी के द्वारा ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी का क्या होता है कि एक यहां पर यदि ये अपने जैसे ये अपनी भूमि है, भूमि में छोटी छोटी केशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केशिका कैपिलरी। इसमें यह जो जल का कण है इससे चिपक करके आगे से आगे बढ़ता रहता है, चिपक करके आगे से आगे बढ़ता रहता है। जैसे ये भूमि के संपर्क में आता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है साहब। तो फिर इससे क्या होगा, नमी समाप्त हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा। इसीलिए मिट्टी पलटने वाले हल से इसको चलाते हैं, हाँकते हैं, इस कैपिलरी को तोड़ते हैं साहब, केशिका को तोड़ देते हैं, फिर पाटा चलाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, ये केशिका यही टूट जाती है, ऊपर मिट्टी की परत आ जाती है, जिसके कारण ये नमी का पानी यहाँ आ जाता है परंतु ऊपर वायुमंडल में नहीं जाता है। इसी प्रकार ये संचित हो जाता है। आ जाओगे, आपको लिखना चाहिए, ठीक, अविराम अंतःसस्य, आप इसको बोलते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग। परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है रिले इंटरक्रॉपिंग, एक साल में 3 से 4 फसलें उगाना, इंटरक्रॉपिंग या अविराम खेती। अर्थात एक फसल बो दी, पहली फसल पूरी नहीं हुई, उसके बीच में खाली स्थान पे ही अंतिम दूसरी फसल बो लेते हैं, दूसरी फसल का अंकुरण हुआ तो पहली फसल को निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं। तो आपको लिखना, एक साल में 3 से 4 फसलें लेना, पहली फसल की पूरी होने के बाद ही दूसरी फसल बो देना, अविराम अंतःसस्य कहलाता है, या रिले इंटरक्रॉपिंग। आपने दौड़ देखी है, रिले क्रॉपिंग, रिले दौड़ देखी ना, रिले दौड़ जिसमें 4 आदमी होते हैं, इस प्रकार वो लकड़ी के डंडा लेके रहते हैं, वो चारों भगते हैं, एक भगता नहीं, उसके पहले वो दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इसी प्रकार 4 मिलकर के उस रिले क्रॉपिंग को पूरा करते हैं। उसी के ही नाम पर इसको रिले इंटरक्रॉपिंग कहा गया है साहब। अब देखिए, टिकाऊ खेती की परिभाषा जरूर आ सकती है, पेन यदि कॉपी है थोड़ी जटिल भी है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको साधारण शब्दों में बोलूंगा तो आपको याद नहीं रहेगी। क्या लिखोगे साहब, कृषि के संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रबंध इस प्रकार किया जाए। लिखो साहब, कृषि के संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रबंध इस प्रकार किया जाए कि मानव की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें व गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। एक बार पुनः, कृषि के संसाधनों का सफलतापूर्वक प्रबंध इस प्रकार किया जाए कि मानव की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और गुणवत्ता यथावत बनी रहे। आपके पास जो संसाधन है, आपके पास यूरिया खाद है, आपके पास डीएपी खाद है, आपके पास खेती के जो उपकरण है, उन्हीं उपकरणों का आपको प्रयोग में लेना, अब प्रयोग में भी लेना है, उत्पादन भी बढ़ाना है और बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, परंतु क्वालिटी में डिक्रीज नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट लगा देना इसके आगे भी, ये तो सारी इंपॉर्टेंट है साहब, ये तो सारी इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन सी है साहब, सारी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस, अभी मैं ह्यूमस लाना भूल गया, बाकी एक कटोरी में लाना था पर तुम कहीं रह गया। पादप व जंतु अवशेषों पर क्या लिखोगे, ह्यूमस, पादप व जंतु अवशेषों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा गहरे हरे काले रंग का जो चूर्ण बनता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। आप क्या लिखोगे, पादप व जंतुओं के अवशेषों पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्रिया करके उसको विघटित कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, फिर काले भूरे रंग का जो चूर्ण बनता है। आप देखते हो पेड़ की पत्तियां पड़ी रहती हैं, धीरे धीरे वो काला चूरा हो जाता है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। बोलिए साहब, देखिए साहब, भूपरिष्करण, भूमि की तैयारी,
भूमि की तैयारी करना और भूमि के पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करने के लिए जो जो अंतःसस्य क्रियाएं की जाती हैं, जो जो कृषि क्रियाएं की जाती हैं, उसको भू परिष्करण बोलते हैं। भूमि की वैसी तैयारी करके जिसके कारण पौधों को अनुकूल स्थितियां प्रदान करें, जिसके कारण उपज बढ़े, इसको बोलते हैं भू परिष्करण। अब भू परिष्करण को भी बोलते हैं, दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण। प्राइमरी भू परिष्करण का अंग्रेजी बोलते हैं टिलेज, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। ध्यान रखना, प्रारंभिक अवस्थाएं पौधे के बीज की बुवाई से पूर्व, ध्यान रखिए, प्रारंभिक भू परिष्करण वह प्रक्रियाएं हैं जो पौधे की बीज की बुवाई से पूर्व कृषि क्रियाएं खेत में की जाती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। प्राथमिक भू परिष्करण वह क्रियाएं हैं जो बीज बोने से पूर्व खेत में की जाती हैं, जैसे मिट्टी को पलटने वाले हल चलाना, ढेले को तोड़ना, खेत को समतल करना, खाद को उसमें मिलाना, मेड़ बनाना, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? प्राथमिक भू परिष्करण के। द्वितीयक भू परिष्करण वह कृषि क्रियाएं हैं जो बीज बोने के बाद से लेकर फसल की पकाई तक ली जाती हैं। क्या बोलोगे? द्वितीयक भू परिष्करण वह कृषि क्रियाएं हैं जो बीज बोने के बाद से लेकर फसल की कटाई तक की जाती हैं। अब उसमें वो दो, पौधरोपण ले लो, खरपतवार निकालना ले लो, सिंचाई करना कर दो, दवाई छिड़कना कर लो, फसल कटाई कर लो, फसल यदि गिर रही है तो उसको सारा लगाना, मिट्टी चढ़ाना कर लो। ये सारी की सारी किस्में आती हैं द्वितीयक में। इसको में प्राथमिक में तो क्या है, बीज के बोने से पहले जो आपको नाम याद आए, कोई जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है। पाटा चलाना लिख दो, हल से जोतना लिख दो, खाद को मिट्टी में मिलाना लिख दो, ढेले को तोड़ना लिख दो, भूमि को समतल करना लिख दो, पत्थर खेत में पत्थर बिखरे हैं तो उनको चुनना लिख दो। ये सारे इसमें है। और बाद में ये आपको ये लिखना, शून्य भूमि परिष्करण। शून्य भूमि परिष्करण, जीरो टिलेज, इंग्लिश में बोलते हैं जीरो टिलेज। शून्य भूमि परिष्करण वह क्रियाएं हैं जिसमें बिना कोई कृषि क्रियाएं करते हुए पूर्व में जो भी खेत में फसलों के अवशेष हैं उसके बीच में ही बीज बोना, बिना भूमि को जोते, बिना कोई कृषि क्रियाएं किए, सीधे खाली पड़े खेत में बीज को बोना शून्य भू परिष्करण या जीरो टिलेज कहलाता। साहब अब आ जाइए वापस एक बार इधर। टॉप ड्रेसिंग क्या साहब? टॉप ड्रेसिंग, उसके नीचे है बेसल ड्रेसिंग। हर एक परीक्षा में भी आता है। और ये जो परीक्षा में जो चारों लाइनें हैं, एक आधी परीक्षा में तो लिखित में आती हैं, चार परीक्षाएं वाई वाला पूछता साहब। जब आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा, जो बाहर से एक्सटर्नल आएगा, वो एक्सटर्नल इन परिभाषाओं को आपको पूछेगा निश्चित। आज तक मेरा 3-4 साल का मेरा कभी अनुभव है, जब एक्सटर्नल आते हैं तो वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं हमारे माइंड में पुटअप है। उन्हीं प्रश्नों को वो जो नया वाला भी आते हैं तो वो लगभग वही सिमिलर पूछते हैं। तो आपका ध्यान वापस एकाग्र मेरी नजरों में, छोड़े नजरें बिल्कुल मेरी नजरों में, गंभीरता से आ जाइए। टॉप ड्रेसिंग, सुनिए आप। खड़ी फसल में खरपतवार, माफ करना, खड़ी फसल में उर्वरक को देना। एक शब्द लिख दो आप, खड़ी फसल में उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। इसका प्रश्न आ जाए, इसका उदाहरण है यूरिया। यूरिया का सूत्र है NH2 CO NH2, और इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है साहब। हर शब्द इंपॉर्टेंट है। यूरिया में कितनी % नाइट्रोजन पाई जाती है? तो जवाब क्या लगाओगे? वो परीक्षा में आ जाए या एक्सटर्नल पूछे तो क्या लगाओगे? 46। क्या लगाओगे? 46। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? क्यों साहब? आप भी देखते हो खेतों में जितने भी यूरिया होती है तो अपनी खड़ी फसल में देते हैं, बाल्टी भर के ले जाते हैं, खड़ी फसल में छींटते हैं, क्योंकि यह गतिशील उर्वरक है। कैसा उर्वरक है? मोबाइल गतिशील। कौन सा उर्वरक है? गतिशील उर्वरक, मोबाइल फर्टिलाइजर। इसको एक स्थान पर यदि आपने दिया है तो यह भूमि में नमी से घुलने के बाद पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसको खड़ी फसल में देते हैं और इसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। अब देखिए साहब, बेसल ड्रेसिंग, फसल बुवाई से पूर्व जो उर्वरक
फसल के बीजों के साथ या उसके पूर्व ऊर करके भूमि में देते हैं, ऊर करके भूमि में देते हैं। नाम बताओ साहब, अरे नाम बता, अमन नाम बता, दिनेश पटेल नाम बता, ऐसा उर्वरक का नाम बताता, नाम बता जो फसल के बीजों के साथ फसल बोते तब देते हैं ऊर करके। नाम आ गया, डीएपी आ गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या आ गया? डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। एक होता है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें केवल फास्फोरस ही पाया जाता है 46%। यह है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें दो पाए जाएंगे, एक तो पाया जाएगा नाइट्रोजन, एक पाया जाएगा फास्फोरस P2O5। फास्फोरस, नाइट्रोजन इसमें पाया जाएगा 18% और फास्फोरस पाया जाएगा इसमें 45%। ये देखिए साहब, बेसल ड्रेसिंग, निम्न प्रश्न आ जाए, निम्न में से बेसल ड्रेसिंग का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको डीएपी लिखना है। क्या लिखना है? डीएपी लिखना है। और खड़ी फसल का में यदि जो उर्वरक देते हैं इसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। यूरिया किस प्रकार का है? तो गतिशील, और इसमें कितने % पाई जाएगी? तो यह पाई जाएगी। अब उसके बाद है साहब 15 नंबर पे मिश्रित फसलें। क्या है? मिश्रित फसलें, या 45 का 46 भी हो सकता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए मानवीय भूल हो सकती है, फिर भी मैं यदि वापस टेली कर लूंगा, क्योंकि मानव भूल में यदि कोई माइंड स्लिप हो जाती है, परंतु भविष्य से जुड़ा प्रश्न है, होगा तो वापस संशोधन कर देंगे, परंतु फिर भी मेरे पे विश्वास कीजिए आप। अब देखिए निश्चित फसलें, दो या दो से अधिक वातावरण की विपरीत परिस्थितियों के कारण फसल के होने वाले नुकसान से बचने के लिए दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को बोए, जिसके कारण कुछ न कुछ उत्पादन मिले। वातावरण की क्या है? प्रतिकूल मौसम में विपरीत वातावरण के समय होने वाले फसल से नुकसान से बचने के लिए दो से अधिक बीजों को मिलाकर के बोते हैं, जिसके कारण कुछ न कुछ उत्पादन मिले। इसको बोलते हैं मिश्रित फसलें। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। देखिए मित्रों, अपने भी देखते हैं, अपने भी घर वाले क्या करते हैं? उड़द बोते हैं, उड़द के साथ मक्की डालते हैं। यदि बारिश कम हुई तो मक्की जल जाती है, और मूंग और उड़द को और तिल को पानी कम चाहिए, तो मूंग और उड़द तिल हो जाते हैं। यदि किसी कारण से बारिश बहुत ज्यादा हो गई, अनावृष्टि हो गई, तो क्या होगा? मूंग और उड़द तो नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, गल जाएंगे, और उसके बाद मक्का हो जाएगा। तो वातावरण की अनावृष्टि व अतिवृष्टि दोनों स्थितियों में यदि जो भी स्थिति होती है तो भी आपको थोड़ा सा उत्पादन मिले। देखिए मित्रों, 2 साल पहले एक भाई एग्जामिनर आए थे बोर्ड में, एक्सटर्नल ने, उन्होंने यह प्रश्न पूछा था, मिश्रित खेती। क्या पूछा था? वाई में मिश्रित खेती। एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया मित्र, सभी बच्चों ने इसका दे दिया जवाब। दो या दो से अधिक फसलों को बोना मिश्रित खेती कहलाता है। गलत। दो या दो से अधिक फसलों को बोना मिश्रित फसल है, मिक्स क्रॉपिंग है, यह है मिक्स कल्टीवेशन। मिश्रित खेती, इसमें लिखोगे कि खेती के साथ साथ अन्य सह व्यवसाय जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, कृषि के साथ साथ अन्य सह व्यवसाय किए जाते हैं। इसको बोलते हैं मिश्रित खेती या मिक्स कल्टीवेशन। क्या बोलोगे? मिक्स कल्टीवेशन। जबकि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना, इसको बोलते हैं मिश्रित फसलें, मिक्स क्रॉपिंग। परंतु प्रश्न तो यह पूछा, एक भी बच्चा यह जवाब नहीं दे पाया मित्रों। बहुत दुख हुआ उस समय मुझे कि यह छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि बच्चे बहुत डीप तो पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे को छोड़ देते हैं। तो आपको याद रखना है, क्रांतिक अवस्थाएं लिख लोगे, म्लानी स्थायी म्लानी बिंदु लिख लोगे, फसल चक्र लिख लोगे, सापेक्ष खरपतवार लिखोगे। एक बार ये जितनी भी परिभाषाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। साथियों, कल भी हुआ, आज भी हुआ, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर लो, घूमना बंद कर लो। 2 GB मिलता है, जियो की जय राम करो। अरे जियो की जय राम करो। 2 GB 2000 MB कतरा रहा है, 2000 MB। वो तो मात्र 20 MB को ये था,
कंप्रेस करके 20 MB में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो आप गेम ना खेलो, पबजी वबजी को छोड़ दो। अब आप यदि आपको याद नहीं हो रहा है अभी पढ़ लो, वापस आप रख दिया, फिर 5 में 10 में से 5 याद रहेगी, 5 भूल गए, तो वापस जब टाइम मिले तो दोपहर को पढ़ लो, लगातार मत करो क्योंकि लगातार से सिर दर्द होता है। फिर वापस शाम को देख लो, परंतु गेम वेम को छोड़ दो। इन एक परिभाषाएं कल हो गई, आज हो गई, 34 परिभाषाएं हो गई मित्रों लगभग, अभी तो 20 परिभाषाएं और चलेगी, तब जाकर के पूरा अपना 15 नंबर का काम हो गया। अपना बोर्ड में 15 नंबर का 2 दिन में अपना 12-13 नंबर हो गए, 5 नंबर का 15 नंबर का काम हो गया। और आते ही मैं 11वीं को भी पूछूंगा और 12वीं को भी पूछूंगा, तैयारी कर लो। अच्छा, तैयारी करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।